Pakistan's most watching legal awareness YouTube channel. Hello friend and viewers, I hope all are fine. This is Mobushar Iqbal Chohan, Advocate High Court and Legal Lecturer. क्वेश्चन वाइज सीरीज़ के अंदर आज हम पढ़ेंगे QSO Law of Evidence. QSO Law of Evidence हमारा टॉपिक स्टेटमेंट मेड अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस आर्टिकल 48 टू 52 तक इस चैप्टर को आज हम कंप्लीट करेंगे. ऐसी स्टेटमेंट्स, ऐसे हालात वाक़यात, ऐसी राइटिंग के अंदर लिखी कुछ चीज़ें जो किसी भी केस में, आया वो सिविल है, क्रिमिनल है, मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, एंटी करप्शन, नैब या व्हाट्सएवर किसी भी नौयत का केस है, वहाँ पर ये स्टेटमेंट रेलिवेंट हो सकती हैं. बट इनकी जो वर्थ है, जैसे कि मैं एज़ यूजुअल अपने बहुत से लेक्चर्स के अंदर बता चुका हूँ, किसी भी एविडेंस के अंदर किसी भी चीज़ की वर्थ उसकी corroboration के बाद बनती है. इवन दो प्राइवेट विटनेस और रिटन एविडेंस की वर्थ भी आफ्टर corroboration ही बनती है. बेसिकली लॉ ऑफ एविडेंस जो है, इसके अंदर कुछ ऐसे हकायक का जिक्र किया गया है, कुछ ऐसे हालात वाक़यात का जिक्र किया गया है, ऐसी कुछ स्टेटमेंट्स का, बोले गए अल्फाज, लिखे गए अल्फाज का जिक्र किया गया है जो कि किसी मुकदमे में, किसी केस में रेलिवेंट हो सकते हैं. या ऐसी कौन सी स्टेटमेंट, हालात वाक़यात, फैक्ट, सर्कमस्टांसेस हैं जो किसी भी केस में रेलिवेंट नहीं हो सकते. तो बेसिकली लॉ ऑफ एविडेंस को अगर आप थॉरली पढ़ें तो ये बहुत हद तक 50% से भी ज़्यादा सिर्फ रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट के ऊपर ही डील करता है. रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट क्या होगी, फैक्ट के साथ कौन से एविडेंस रेलिवेंट होगी, कौन सी एविडेंस रेलिवेंट नहीं होगी, किस नौयत की एविडेंस रेलिवेंट होगी, किस तरह की एविडेंस रेलिवेंट होगी, किसकी एविडेंस रेलिवेंट होगी, कब रेलिवेंट होगी, किन हालातों वाक़यात के अंदर रेलिवेंट होगी. तो बेसिकली लॉ ऑफ एविडेंस हालातों वाक़यात को, सर्कमस्टांसेस को, फैक्ट्स को, स्टेटमेंट्स को मैच करवाता है. मैच करवाने के लिए हमें कुछ ऐसे लॉज प्रोवाइड करता है कि ये स्टेटमेंट, ये फैक्ट, ये एविडेंस, ये विटनेस इस केस में या इस तरह के केस में रेलिवेंट हो सकते हैं या नहीं हो सकते. हमारा आज का टॉपिक भी रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट के ऊपर बेस करता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसी भी सिविल या क्रिमिनल ट्रायल को समझने के लिए कि इसके अंदर आपको किस तरह की एविडेंस कितनी ज़्यादा सपोर्ट फराहम कर सकती है. लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल लॉ एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर नए हैं तो रेड बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही फर्दर तमाम इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स आपकी एक्सेस में रहें और उनके नोटिफिकेशन आपको बर वक्त और टाइमली मिलते रहे. मजीद बरा मेरे फेसबुक पेजेस इनोवेटिव लॉ एकेडमी और फेसबुक ग्रुप लॉ एंड कम्युनिकेशन चैनल को भी ज़रूर लाइक और सी फर्स्ट कर ले. वहाँ पर भी मैं बहुत ही इन्फॉर्मेटिव पोस्ट करता रहता हूँ. मुझे इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा. फर्दर मोर मेरे लेक्चर्स की फ़ीस को फुलफिल करना बिल्कुल ना भूलें. मेरी फीस आपने 3 स्टेप के अंदर पे करनी है. फर्स्ट स्टेप 10 रुपये डोनेट करने हैं, सेकंड 2 लोगों की हेल्प और थर्ड मेरे पेरेंट्स के लिए दुआ. अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए. शुरू करते हैं हमारा टॉपिक लॉ ऑफ एविडेंस. कानून शहादत 1984 पाकिस्तान के अंदर इसको कानून शहादत QSO बोला जाता है और इंडिया के अंदर लॉ ऑफ एविडेंस ही. कुछ सेक्शंस को रद्दो-बदल किया गया है. तज़कियतुल शहूद सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ऐड किया गया, बाकी सेक्शंस को थोड़ा सा आगे पीछे किया गया. अदरवाइज QSO और लॉ ऑफ एविडेंस सेम ही है. शुरू करते हैं हमारा टॉपिक स्टेटमेंट मेड अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस आर्टिकल 48 टू 52 तक. आर्टिकल 48 एंट्री इन बुक ऑफ अकाउंट व्हेन रेलिवेंट. किसी भी किताब में अगर कोई एंट्री, किसी बुक में, कॉपी में, किसी जर्नल रजिस्टर्ड के अंदर, किसी शॉप का रजिस्टर्ड है, किसी कंपनी का रजिस्टर्ड है, किसी अदारे का रजिस्टर्ड है, वहाँ पर कोई एंट्री डाली जाती है, वो किस हद तक रेलिवेंट हो सकती है और कितनी. एंट्री इन बुक ऑफ अकाउंट रेगुलर कीप्ड इन द कोर्स ऑफ बिजनेस आर रेलिवेंट वेन एवर दे रेफर टू द मैटर इन टू विच द कोर्ट हैज़ टू इंक्वायर, बट सच स्टेटमेंट शेल नॉट अलोन द सफिशिएंट एविडेंस टू चार्ज एनी पर्सन विद लाइबिलिटीज़. एंट्री इनटू बुक, 2 एग्जांपल देता हूँ. पहली एग्जांपल कि जब आप चेक काटते हैं, आपने देखा होगा चेक बुक के अंदर 2 पार्ट हैं. एक मेन पार्ट जिसके ऊपर आप चेक बनाकर किसी को देते हो और एक छोटा सा उसका सब पार्ट होता है जिसके अंदर आप स्टेटमेंट लिखते हो कि कितने पैसे दे दिए हैं, अकाउंट में कितने पैसे पड़े हैं, माइनस कितने हैं, किसको दिए. तो ये 2-4 चीज़ें आप वहाँ पर मेंशन करते हो. डेट इज़ द एंट्री ऑफ बुक. अब एक और एग्जाम्पल देता हूँ, आसान होगा समझने के लिए. एक शख्स है जिसका नाम A है, उसकी एक शॉप है, बिजनेस है, मोबाइल की एक शॉप है. उसका एक दोस्त है बी उसके पास आता है और उसको कहता है कि जी मुझे 1 लाख रुपया उधार चाहिए, आपको 1 माह बाद वापस कर दूंगा. ए अपने दोस्त बी को 1 लाख रुपए उधार देने के बाद जो उसका रजिस्टर्ड है, जो उसकी बुक है, जो उसकी कॉपी है, जहाँ पर वो डेली के अखराजात लिखता है, प्रॉफिट लिखता है, खर्चे लिखता है, कितने मोबाइल कितने में खरीदे, कितने मोबाइल कितने में सेल किए, तो उसका पूरा वो जो अकाउंट डिटेल अपने पास बुक में रखता है,
यहाँ पर एक चीज़ बता दूं कि ये जो लॉ है ये बहुत पुराने बने हुए हैं, तो एंट्री ऑफ बुक के अंदर आज का जो मॉडर्न लॉ के अंदर, मॉडर्न दौर के अंदर लैपटॉप्स कंप्यूटर्स की जो एंट्रीज़ हैं वो भी इसी सेक्शन के तहत ही डील करवाई जा सकती हैं। तो लिहाजा वो ए अपनी उस बुक के अंदर जहाँ पर वो तमाम अखराजात लिखता है वहाँ पर वो ये लिख देता है कि मैंने अपने दोस्त बी को फ़लाँ डेट को 1 लाख रुपये उधार दिया था और उसके वादे के मुताबिक वो मुझे 1 माह बाद फ़लाँ तारीख को वापस करेगा। अब फ़लाँ तारीख आती है, ए बी से पैसे मांगता है, वो पैसे नहीं देता है, ए कोर्ट में आ जाता है। अब ये जो ए की लिखी गई एंट्री है इसको बतौर रेलिवेंट केस के साथ लिंक किया जा सकता है, बतौर एविडेंस केस के अंदर पेश किया जा सकता है, कोर्ट के अंदर एग्जीबिशन इसकी कोर्ट के अंदर इसको एग्जिबिट करवाया जा सकता है, बट दैट इज़ नॉट अ सफिशिएंट एविडेंस। इसकी बेस के ऊपर बी को पनिश नहीं किया जा सकता। हाँ, इसके साथ साथ कुछ और एविडेंस भी लाना होंगी। कैसी एविडेंस हो सकती है? पैसा किस सूरत में दिया, चेक की सूरत में दिया, कैश की सूरत में दिया, या किसी और किसी और तरह से ट्रांजैक्शन की, बाई बैंक की, ऑनलाइन की। तो इस तरह की एविडेंस को भी लाना, साथ में फर्दर विटनेस भी लाने होंगे कि एक ही शॉप पर उसका कोई मुलाजिम, कोई दोस्त, कुछ तो बैठा होगा, कोई तो बैठा होगा जिन्होंने देखा होगा ए को बी को पैसे देते हुए। एक चीज़। दूसरी चीज़, ये रेलिवेंट हो सकती है, इसकी बिहाफ के ऊपर फर्दर प्रोसीड किया जा सकता है जब तक बी इसकी रिबर्टल ना ले आए, बी इसका इनकार ना कर दे, बी कोई ऐसी एविडेंस ना ले आए जिससे इस एविडेंस को टर्मिनेट किया जा सके, रिबर्ट इसको किया जा सके। तो ऐसी सूरत में, तो इस तरह के सर्कमस्टांसेस की सूरत में ए अपनी उस एंट्री बुक को बतौर एविडेंस कोर्ट में सबमिट करवा सकता है। तो दैट इज कॉल्ड अ रेलिवेंट स्टेटमेंट बट नॉट सफिशिएंट। अगला सेक्शन 49, रेलिवेंसी ऑफ एंट्री इन पब्लिक रिकॉर्ड मेड इन परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक ड्यूटी। An entry in any public or other official record, registered or record stating a fact in issue or relevant fact and made a public servant in the discharge of his official duty or by any other person in performance of the duty specially enjoined by the law of the country in which such book registered record kept itself relevant fact। एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। पुलिस वालों के पास एक डायरी होती है, उनकी पर्सनल डायरी, जिसके अंदर अपने तमाम हालात व वाक़यात लिखते हैं कि आज हम कहाँ गए, नाका कहाँ पर लगाया, कहाँ से गुजरे, क्या कुछ देखा। अब फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि ए एक शख्स है जो पुलिस वाला है, वो अपनी गाड़ी में, प्राइवेट गाड़ी में या गवर्नमेंट की किसी गाड़ी में वो जा रहा है, सफ़र कर रहा है, एक रास्ते से गुजर रहा है। वहाँ पर वो क्या देखता है कि 2 अशखास खड़े हैं, एक ने दूसरे को फायर मारा और दूसरे की मौत वाक़या होगी। तो वो इस तमाम हालात व वाक़यात को अपनी डायरी में लिख लेता है कि मैं फ़लाँ जगह से फ़लाँ टाइम गुजर रहा था, तो मैंने देखा कि बी एक शख्स है जो कि सी को फायर मारता है और उससे सी की मौत वाक़या हो जाती है। तो वो इस तमाम वाक़े को लफ्ज़ ब लफ्ज़ अपनी डायरी के अंदर लिख लेता है। तो डैट इज़ अ रेलिवेंट स्टेटमेंट, नॉट अ सफिशिएंट रेलिवेंट स्टेटमेंट। इसको बतौर एविडेंस कोर्ट में पेश किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि जो एंट्री ऑफिशियल कैपेसिटी में अंदराज की जाएगी उसका स्टेट ऑफ फैक्ट होना, स्टेट ऑफ फैक्ट इन इशू होना ज़रूरी है, यानी कि वो फैक्ट से डील करने वाली हो, इधर उधर की बातें ना उसके अंदर घुमाई गई हूँ। फॉर एग्जांपल, पुलिस वाला जो ए शख्स है वो रोड से गुजर कहे कि जी मैंने बी को उस जगह पर हरकत व सकनात करते देखा था, गुजरते देखा था वहाँ से, दैट इज़ नॉट अ रेलिवेंट। तो ये जो बेसिकली फैक्ट इन इशू क्या है इस केस में कि बी का सी को फायर मारना और सी की मौत का वाक़या हो जाना। अब यहाँ पर जो एक्चुअल हुआ है उससे मुतल्लक ही लिखा गया हो ऑफिशियल कैपेसिटी में, पब्लिक रिकॉर्ड की बुक के अंदर घुमा फिरा कर बात ना लिखी गई हो। तो अगर ऑफिशियल कैपेसिटी में लिखी गई बुक के अंदर स्टेट ऑफ फैक्ट के ऊपर बात पूरी लिखी गई है, एग्जैक्ट बात लिखी गई है, तो डेट इज़ अ रेलिवेंट स्टेटमेंट। अगला सेक्शन 50, रेलिवेंसी ऑफ स्टेटमेंट इन मैप, चार्ट और प्लान्स। मैप, नक्शा, चार्ट, कुछ ऐसा इलाके का नक्शा, कुछ ऐसी चीज़ बनाई गई किसी चार्ट के ऊपर, या प्लान्स जो लिखे गए हैं, डेट इज़ अ रेलिवेंट स्टेटमेंट। इनकी एग्जांपल लेकर समझाता हूँ। लाइक पुलिस थाने, इनकी हदूद मुकर्रर की गई कि ये वाला एरिया सिटी थाने का है, ये वाला एरिया सदर थाने का है, ये वाला एरिया जो है वो मॉडर्न थाने का है। अब किसी थाने के एरिया की बिल्कुल हद के ऊपर एक जुर्म, एक ऐसा एक वाक़या सरजद हो जाता है जिस पर जो मॉडल टाउन, जिस पर जो सिटी थाना है वो एक्शन लेता है। जनरली एक्शन तो नहीं लेते थाने वाले, इनको होता है कि अगर इस तरह के बॉर्डर के ऊपर, हमारे किसी इलाके के बॉर्डर के ऊपर इस तरह का वाक़या सरजद हुआ है तो ये दूसरे थाने वाले इसको जो है वो डील करें, दूसरे वाले कहते हैं जी पहले वाले करें। तो एग्जांपल के तौर पर समझा रहा हूँ, ऐसा होता नहीं है। तो उनके बॉर्डर के ऊपर ऐसा कोई वाक़या सरजद हुआ है तो सिटी थाने वालों ने उसके ऊपर एक्शन ले लिया। अब सदर थाने वाले कहते हैं कि जी ये हमारा वाक़या बनता है, हमारा वक़ुआ बनता है, हमारे एरिया में हुआ है। तो लिहाजा इसकी जो बेसिक, अब सदर वाले कहते हैं कि जी हमारे पास ये चार्ट है,
ऑफिशियल कैपेसिटी के अंदर हमें चार्ट मिला हुआ है प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से, जिसके अंदर ये वाला जो एरिया है ये हमारे इलाके में शामिल किया गया है या हमारे इलाके में दिखाया गया है हमारे चार्ट के मुताबिक। तो लिहाजा अगर यहाँ पर जुर्म सरजद हुआ है तो इसकी ऑफिशियल कैपेसिटी इसकी तो लिहाजा इसकी इंटरोगेशन करने का इख्तियार भी हमें हासिल है। सेम ऐसे ही कोई प्लान लिखा गया हो, एक गवर्नमेंट 5 साल के लिए आती है, कुछ ऐसे प्लान्स वो लिखती है, अगली गवर्नमेंट पिछली गवर्नमेंट के खिलाफ कोई एक्शन लेती है करप्शन के मामला में, तो उन प्लान्स को अगर उन प्लान से मुतल्लिक कोई ऐसा वाक़या सरजद हुआ है, कुछ ऐसी करप्शन सरजद हुई है, तो उन प्लान्स को, उस चार्ट को, उस मैप को, नक्शे को एज ए रेलिवेंट कोर्ट के अंदर सबमिट करवाया जा सकता है, क्योंकि ये पब्लिक एट लार्ज के अंदर आते हैं। ये किसी एक पर्सनल, किसी इंडिविजुअल कैपेसिटी के अंदर डील नहीं करते, इसके ऊपर बहुत से लोगों की असाइनी होती है, बहुत से लोगों का इसके ऊपर वर्क होता है। तो लिहाजा चार्ट, मैप और प्लान्स को, आपकी जो प्लानिंग्स हैं अगर वो रिटर्न फॉर्म के अंदर मौजूद है तो उनको भी कोर्ट के अंदर एज ए रेलिवेंट स्टेटमेंट सबमिट करवाया जा सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल 51, रेलिवेंसी ऑफ स्टेटमेंट एज टू फैक्ट ऑफ पब्लिक नेचर कंटेन इन सर्टेन एक्ट और नोटिफिकेशन। अगर कोई पब्लिक नेचर का फैक्ट है, दैट इज आल्सो कॉल्ड रेलिवेंट, जो पब्लिक मैटर से, पब्लिक मामला से डील करता है, उसको भी बतौर रेलिवेंट कोर्ट में सबमिट करवाया जा सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल 52, रेलिवेंसी ऑफ स्टेटमेंट एज टू एनी लॉ कंटेंट इन लॉ बुक्स। किसी भी कानून की बुक के अंदर, किसी भी मुल्क के अंदर लिखा गया कोई कानून, उसको भी बतौर रेलिवेंट कोर्ट में सबमिट किया जा सकता है कि जी फलां मुल्क की कोर्ट में, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान का एक शहरी है, वो किसी मुल्क के अंदर जाके कोई जुर्म सरजद करता है, उसके ऊपर ट्रायल चलता है पाकिस्तान में, तो उसके खिलाफ उस मुल्क के कवानीन को एज ए रेलिवेंट पाकिस्तानी कोर्ट के अंदर पेश किया जा सकता है बतौर एविडेंस। किसी उस मुल्क के अंदर ये कानून मौजूद है, इसने इस कानून की वायलेशन की है, इस लॉ की वायलेशन की है, तो उनको एडमिटेड बिफोर द कोर्ट कंसिडर किया जा सकता है। या पाकिस्तान का ही या इंडिया का ही कोई भी लोकल कानून, लॉ जो बनाया गया है पार्लियामेंट की तरफ से बतौर एक्ट, उसको मंजूर किया गया है और वो पूरे मुल्क के अंदर इन्फोर्स है, नाफजुल अमल है, उसको भी बतौर एविडेंस, बतौर रेलिवेंट फैक्ट कोर्ट के अंदर सबमिट करवाया जा सकता है। When the court has to form opinion as to law of any country, any statement of such law contained in book purporting to printed or published under the authority of government of such country and to contain any such law, any reporting regular of court such country contained books purporting to be a part of such railing is a relevant। जो भी पब्लिक रिकॉर्ड, पब्लिक कैपेसिटी के अंदर कोर्ट्स की जजमेंट होंगी, किसी भी मुल्क के लॉज होंगे, उनको भी रेलिवेंट स्टेटमेंट के तौर के ऊपर कोर्ट में सबमिट किया जा सकता है किसी फैक्ट के ऊपर या किसी फैक्ट इन इशू को सॉल्व करने के लिए। चैप्टर इज कंप्लीट। आई होप ये लेक्चर आपके लिए फायदेमंद साबित हुआ होगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोबारा हाजिर होगा एक नई सीरीज़ में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम।